अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम की ये खसूसी एपिसोड देख रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ NLCC यानी नेशनल लो कास्ट कंट्रोल सेंटर में। ज़िंदगी बहुत अहम है और ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को आगे लेकर जाने के लिए, ज़िंदगी के तसलसल के लिए ग़िज़ा बहुत अहमियत की हामिल है। कोरोना कम था पाकिस्तानियों की परेशानी के लिए, दुनिया भर की परेशानी के लिए, कि पाकिस्तान में फिर लोकस यानी टिड्डी दल ने भी हमला कर दिया। अब टिड्डी दल जितना नुकसान पहुंचा रही है हमारी फसलों को, हमारे बागात को, ये हम सब के लिए लम्हे फ़िक्रिया है, क्योंकि ये हमें सब कुछ मुतासर कर रहा है। अगर कोरोना ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है तो टिड्डी दल ग़िज़ाइयत की फ़राहमी, ग़िज़ा की फ़राहमी को मुतासर कर रही है। और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये सेंटर बनाया है कि सूबों और मरकज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन की जाए। मुख्तलिफ़ महकमे जो इस कोशिश में शामिल हैं उनके दरमियान बेहतर रवाबत किए जाएँ। और ये बात नहीं है कि सिर्फ हुकूमत मुतासर होगी, महकमे मुतासर होंगे, बल्कि आप और मैं डायरेक्टली इससे मुतासर हो रहे हैं। ये मत सोचिए कि टिड्डी दल सखर में, ठट्ठा में, नवाबशाह में, जैकबाबाद में, शिकारपुर में, रहीम यार खां में, उकाड़ा में, विहाड़ी में, साहिवाल में, बखर में, DI खान में, टांक में, लसबेला में, खुशदार में, कलात में नुकसान पहुंचा रही है। नहीं, सिर्फ वहाँ के लोग मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि अगर आप कराची में बैठे हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, आप रावलपिंडी में बैठे हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप पेशावर शहर में बैठे हैं, आप मंडी बहाउद्दीन झेलम में बैठे हैं, पाकपटन में बैठे हैं, आप बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। अगर टिड्डी दल टमाटर खा रही है, भिंडी तोरी ये खा रही है, अगर वो कपास को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप और मेरी ज़िंदगी बराह रास्त मुतासर हो रही है। इसलिए कोरोना अगर डायरेक्ट थ्रेट है तो टिड्डी दल इनडायरेक्ट थ्रेट है। इसलिए टिड्डी दल का भी उसी तरह हमने मुकाबला करना है जिस तरह के कोरोना के ख़िलाफ़ हम पाकिस्तानी मुकाबला कर रहे हैं। NCOC कोरोना के लिए एक्टिव है और इसी तरह टिड्डी दल के लिए NLCC एक्टिव है। आज का ये प्रोग्राम हमने इसी हवाले से तरतीब दिया है। हम बात करेंगे फेडरल मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम साहब के साथ। फिर यहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए कुछ ब्रीफिंग है, हम वो भी अहवाल आपको बताएंगे ताकि एक कम्प्रिहेंसिव आइडिया हो कि टिड्डी दल भी कोरोना की तरह सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि पूरा ये रीजन, उसमें पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, फिर इंडिया है और उसके अलावा अफ्रीका से तो ये निकलती है, तो सारे ममालिक मुतासर हो रहे हैं इससे। ग़िज़ाई किल्लत अगर पैदा हो गई तो शायद कोरोना तो हम आइसोलेशन में लोगों को डालकर लॉकडाउन करके उसका तो हल निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ग़िज़ा कम हो गई या खुदा न खास्ता ख़त्म हो गई तो फिर ना लॉकडाउन काम आएंगे, ना हमारी आइसोलेशन काम आएंगे। इसलिए ये प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपको भी मालूम हो कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान इससे नबर्द आज़मा हो रही है। हम मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे बातचीत करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फ़खर इमाम साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी। और इस पूरी एक्सरसाइज को, इस पूरी एफ़र्ट को, मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को टिड्डी दल से बचाने के लिए इनका बहुत अहम किरदार रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। टू बिगिन विद ये बताइए कि ये टिड्डी दल कितना कुछ इस मुल्क का खा चुका है इस वक्त? इस वक्त तक टिड्डी दल का जो नुकसान हुआ है वो मार्जिनल है, अभी मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले साल मार्च अप्रैल 2019 में ये एंटर हुआ था पाकिस्तान में और मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक उस वक़्त डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड रिसर्च, फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने पूरा अपना एक निज़ाम किया हुआ था सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के। और क्योंकि ये 27 साल के बाद इस रीजन में एंटर हुआ था तो काफ़ी हद तक, और उतने शायद बड़े स्वाम्स भी नहीं थे, काफ़ी स्वाम्स आए थे, पर उसको इन्होंने काफ़ी कामयाबी के साथ मुकाबला किया उसका चैलेंज को। और कुछ तो यकीनन हुआ था, पर उसका एक मिसाल जो है कि कितना हुआ था कि हमारे जो गंदम थी सिंध की, वो जो उनका टारगेट था 3.95 मिलियन टन, वो उन्होंने पूरा किया प्रोडक्शन में।
पंजाब का भी तकरीबन 3-4 लाख टन कम हुआ, 19.34 मिलियन टन। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने अपना टारगेट उस तरीके से शायद अचीव नहीं कर पाया, और बलूचिस्तान का जो टारगेट था तकरीबन उन्होंने रीच किया। तो जो मेन क्रॉप था उसको मेरे ख्याल में अगर हुआ होगा तो मार्जिनल, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बहुत कम, बाकी शायद क्रॉप्स थोड़े बहुत बलूचिस्तान में इफेक्ट हुआ कुछ हद तक, पर उस पैमाने पर नहीं जो कि हमें इकोनॉमिकली कोई उसने सेटबैक दिया हो। ये बलूचिस्तान में भी पहुंच गया, फिर पंजाब में ये उकाड़ा तक, आपके अपने ज़िले खनेवाल तक पहुंच गया ये। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी नुकसान हुआ, सिंध में मैसिव एरियाज तक ये पहुंचा हुआ है। तो अगर 1.5 साल हो गया है तो इसको हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? देखिए जी, इसके मुख्तलिफ साइकिल्स होते हैं। इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो मिनिमम 84 डेज़ होता है, उससे डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पे। और जब ये पुराने ज़माने में आता था 1980s और अर्ली 1990s में, तो वहाँ से आता था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आता था, सोमाली से चलता हुआ यहाँ पहुँचता था। इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर पर डे थी, और फिर जैसे ही एंटर होता था ईरान में, फिर जो सिस्तान बलूचिस्तान से बलूचिस्तान में, और फिर हमारे इलाकों में, और फिर ये अमूमन जब पाकिस्तान आकर और फिर ये राजस्थान जाके वहाँ से वापस होके चला जाता था। ये पहली मर्तबा हुआ कि जब वापस जा रहा था तो रेनफॉल ऐसी हुई बलूचिस्तान में और वहाँ टेम्परेचर्स ड्रॉप हो गए कि फिर यहीं रह गया इसके जो रेजिड्यूज थे। और उकाड़ा जैसे आपने कहा, जब DGFAO आए थे तो उन्होंने वहाँ दौरा भी किया था। उस वक़्त खुसरो बख्तियार साहब मिनिस्टर थे उनके साथ, और जनरल अफजल साहब हमारे इंडिया में के हेड थे, इकट्ठे वो गए भी थे। और फिर ये वहाँ इसने ब्रीडिंग भी की, और मुख्तलिफ जैसे भी कहा KP में भी ईरान से अफ़गानिस्तान से एंटर भी किया, नॉर्थ वज़ीरिस्तान से होके, और फिर उसके जो रेजिड्यूज़ हैं वही अभी तक यहाँ चलते रहे। उन्होंने फिर अभी भी कुछ नुकसान किया है पिछले 2-2.5 माह में, पर वो रेजिड्यूज़ थे, वो ताज़ा नहीं आया था, पर क्योंकि वो चलता रहता है। जब रेजिड्यूअल आप कहते हैं, इसका मतलब है वो यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ का हो गया, वो हाँ हो गया, पर वो इतने लार्ज स्वाम्स में नहीं हुआ। स्वाम से मुराद है कि बहुत बड़ा कट हो जाए उसका, जैसे आंधी आ जाए। नहीं, स्वाम्स का मतलब यह है कि इतना बड़ा कई दफ़ा हुआ कि अफ्रीका में 2-2.5 महीने पहले सोमालिया में मॉस्को सिटी के साइज़ का स्वाम था। आप सोच नहीं सकते जब ये इतना बड़ा, क्योंकि उनके पास वो वसाइल नहीं थे, या उसको कन्फ्रंट नहीं कर सके, चैलेंज नहीं, एलिमिनेट नहीं कर सके। हम खुशकिस्मत रहे अभी तक कि उतने बड़े पैमाने पर ये नहीं आया। आया है ग्रुप्स की तादाद में, प्री स्वाम के, छोटे स्वाम के। अब जो हमने देखना, आज और कल की हम बात करते हैं जी। अब ये जो स्वाम्स गए थे हिंदुस्तान, वो तकरीबन 11 स्टेट्स में पहली मरतबा इंडिया में गए, और उड़ीसा तक गए, महाराष्ट्र, और पहली मरतबा 70 साल के बाद नेपाल तक ये पहुँचे। तो ये इसकी बिल्कुल ही कोई अजीब है, इसका रिलेशनशिप है आपका जो वर्ल्ड की वेदर कंडीशंस हैं, फिर आपके जो ये मुख्तलिफ विंड डायरेक्शंस हैं, इसकी अपना एक नौयत होती है, उसके तहत ये चलता रहा। अब आकर पिछले चंद दिनों से ये थरपारकर में आ गया है, जहाँ इसकी ब्रीडिंग हो रही है, और ये फिर हमारा चोलिस्तान है, ये दो इसके ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, ये डेजर्ट्स में ब्रीड करता है। अगर ये नई ब्रीडिंग हो रही है तो फिर तो ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, इसको ये हुआ था कि अभी आया हुआ था ये बलूचिस्तान में भी, और उसके अब यही चीज़ है कि वहाँ अगर जहाँ इनको स्वाम्स मिलेंगे, वहाँ हमारे फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, मुख्तस किए हुए हैं इस एफर्ट के लिए। बीवर एयरक्राफ्ट जो रह गए थे DPP के पास 3 जो इफेक्टिव हैं, और फिर एक हमने तुर्की से ऑन रेंट भी लिया था 6 जहाज़। ये जहाज़ जो होते हैं ना, इसके एक मेन पहलू ये है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है डेजर्ट और नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ में, और जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है मैराथन। जब ये क्रॉप्ड एरियाज़ में आ जाता है तो वहाँ अमूमन इसको ऑन ग्राउंड जो स्प्रेयर्स होते हैं उनके इस्तेमाल किया जाता है, और उन स्प्रेयर्स में से जो बेहतरीन स्प्रेयर है उसका नाम होता है माइक्रोने स्प्रेयर। सिर्फ एक सोर्स है जो मैन्युफैक्चर करती है UK में। फरवरी में पाकिस्तान हुकूमत ने 87 NDMA ने इसको वहाँ प्लेस किया था, और वो जो थे उसमें से अभी तक हमें कोई डिलीवरी नहीं हुई। फरवरी से लेके 30 स्प्रेयर हमें
DFID वालों ने, बरतानिया की हुकूमत ने बजरिया FAO डिलीवर भी कर दिया 30। अब ये माइक्रोनेयर का ये फ़ायदा कि एक दिन में 300 हेक्टर ये व्हीकल्स के ऊपर आप इसको बना करते हैं और इसका बड़ा इफेक्टिव ये करता है स्प्रे, और 750 एकड़ एक दिन में कर जाता है। जो छोटे स्प्रेयर्स हैं मिसाल के तौर पे, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये मामला लंबा है और फिर मरकज़ और सूबे आपस में भी इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ का शिकार रहे हैं। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार टिड्डी दल की बात करते रहे कि जी मरकज़ इग्नोर कर रहा है। तो ये शिकायत तो छोटे सूबों की तरफ से क्यों पैदा होती है? देखिए जी, ये सियासत का एक हिस्सा है, क्योंकि जब वो एक हुकूमत दूसरे सियासी पार्टी की होती है तो उनका एक अपना मिजाज होता है, उनका एक अपना मौक़िफ़ होता है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो कभी भी वफाक की, और अगर वो हो तो एक जहनी तौर पर ये कह लें या वैसे इक़्तिसाद होता है जहनी। तो वो समझते हैं कि अब हक़ाइक़ तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऑन द ग्राउंड जब एंटर हो जाता है तो वो तो ज़िम्मेदारी उनकी होती है। तो इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान जिस हद तक उनकी मदद कर सकती है पूरी कोशिश कर रही है, और ये जो एयरक्राफ्ट है और उसको ख़त्म करना, क्योंकि ये सारा नेशनल इशू है, ये हमारा मिलजुल कर अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं। वो ठीक है, वो सियासी स्टेटमेंट्स जो मर्ज़ी करें, पर अब जो हम पोजीशन आज कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अब 26 अरब रुपया, पिछले साल जो गुजरा है उसमें सिर्फ 1 अरब था जो कि मुख्तस कर दिया गया था NDMA को, और अब 26 बिलियन रुपए का इसमें रखा गया है, जिसमें ये एयरक्राफ्ट भी होंगे, जिसमें स्प्रेज, माइक्रोनेयर स्प्रेज भी आएंगे, केमिकल्स भी होंगे, रिक्रूटमेंट होगी। हमारे पास सिर्फ 31 लोग थे जो पूरी एक्सरसाइज के लिए वफाक की सतह पर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के, हम अब 200 आदमियों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें एंटोमोलॉजिस्ट 100 होंगे और 100 उनके असिस्टेंट्स होंगे। व्हीकल्स इस वक्त भी तकरीबन 650 व्हीकल डिप्लॉय की गई है, उसमें व्हीकल्स भी आएंगे, उसमें स्प्रेज भी आएंगे, उसमें केमिकल्स भी हमें लाने पड़ेंगे, बंदे भी लाने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी बिल्डअप कि एक इसको जो DPP है उसको रिस्ट्रक्चर करके कि आइंदा के लिए हम देख रहे हैं कि शायद ये 2-3 साल तो ये मुतवातिर अगर होता रहा तो हमारे पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी कॉट अनअवेयर। आपने फरमाया कि ये अफ्रीका उसमें आ गया, फिर ईरान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, इंडिया की आप बात कर रहे हैं कि वो ओडिया तक ये पहुंचा है, नेपाल तक पहुंचा है। तो अगर ये इस पूरे रीजन को इफेक्ट कर रहा है, पूरे रीजन पर असरात रख रहा है, तो हम कोई रीजनल कोऑपरेशन तो नहीं देख रहे इसके खिलाफ? नहीं हो रही है, हर हफ्ते इनकी गुफ्तगू होती है आपस में, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। हमने तो ये सुना था कि 18 जून को पाकिस्तान और इंडिया की टेक्निकल बातचीत होना थी, टेक्निकल टॉक्स थी ऑन लोकस्ट, लेकिन वो नहीं हो सकी थी। चल रहा है काम, मेरे ख्याल में वो खामोशी से हो रहा है, और ठीक है चल रहा है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बेसिकली तो इंफॉर्मेशन फ्लो होनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टिड्डी दल के मामले पे तामन जारी है। हाँ, वो मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं, और FAO इसमें बहुत क्रिटिकल रोल अदा कर रहा है, क्योंकि FAO हमें हर हफ्ते पूरी ये बात फोरकास्टिंग भी करता है। फिर हमारा सुपार्को का एक है, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये लोग हमें भी कुछ हद तक प्रोडिक्शन करते भी हैं। अब देखिए ना जी, ये कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जैसे अब कोरोना, उसकी क्या प्रोडिक्शन हो सकती है, पर ये भी एक लोकस्ट भी तो एक डेजर्ट का इंसेक्ट है ना, तो उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो परवाज है, उसकी जो तादाद है, उसकी जो तादाद है, मुख्तलिफ चीज़ें उसकी इतनी है, इतने उसके वेरिएबल्स हैं कि इसकी प्रोडिक्शन उस तरीके से नहीं हो सकती जैसे कि शायद दूसरे जो, पर हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। और उसी वजह से ये जो नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट देना चाहिए कि इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन यूनिट खड़ा किया है। इनके अपने अफराद, अफसरान, सीनियर, मिडिल रैंकिंग और जवान ऑन द ग्राउंड। फिर हमारा जो ऑन द ग्राउंड जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर मेन पर्सन है, उसके साथ ये आर्मी ऑफिसर्स, इनके जवान, और जो भी वहाँ ज़राअत के हमारे लोग हैं ऑन द ग्राउंड। सूबाई हुकूमतों ने मेरे ख्याल में इसमें बहुत अच्छा काम किया, हर सूबे ने, और उन्होंने
ईद के दिनों में, ईद उल फितर के दिन वो कई लोग घर नहीं गए थे। मेरी उस दिन डीजी से बात हुई ईद उल फितर, मैंने कहा आप कहाँ तशरीफ़ रखते हैं? उन्होंने कहा जी मैंने तो नमाज सड़क पे पढ़ी है। तो उस किस्म की भी कुछ लोगों में हमारे बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट है कि इसको जैसे भी है, क्योंकि जब एंटर किया था डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, विहाड़ी और फिर वहाँ तक गया, बहावलपुर डिवीज़न सिंध में एंटर हुआ, ऊपर से डेरा इस्माइल खान उस तरफ से आया, फिर मुख्तलिफ अजला में गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके अभी भी छोटे छोटे पॉकेट्स आपको जगह जगह मिलेंगे। क्लस्टर नहीं, छोटे से इनको कहते हैं, और ग्रुप्स कह लें या उससे भी छोटे। पर देखना यह है कि जब इनके बड़े, अब ये जो दो मैंने बात की है, थरपारकर, चोलिस्तान, क्योंकि डेजर्ट्स हैं वहाँ ये ज़्यादा तादाद में जाता है। अब हमें टोटल उसका जो है मॉनिटरिंग करके, और जहां उनको हम देखेंगे वहां क्लस्टर्स बैठे हैं स्वाम के, फिर वहां ये अभी भी हमारे कर रहे हैं। एक कन्वेंशनल वे से भी हमारे लोग इसको इसके खिलाफ लड़ते रहे। मसलन उकाड़ा में किसी ने कहा कि जी 5 रुपए किलो आप बोरी भर के ले आए तो आपको पैसे मिलेंगे। असेंबली के फ्लोर पे रियाज फतेहाना साहब ने एक तजवीज़ दी, उन्होंने कहा जी कि इसको खाना शुरू कर दें, हो सकता है कोरोना के खिलाफ आपकी ये इम्यूनिटी मुदाफ़त पैदा कर दे। आप तो स्पीकर भी रहे हैं माशाल्लाह कौमी असेंबली के, जब असेंबली के फ्लोर पे एक तजवीज़ दी जाए तो बजाय इसकी हुकूमत उस पर अमल करती, उल्टा मजाक उड़ाया गया फतेहाना साहब का। नहीं, देखें ये कंपोस्ट इससे बना सकते हैं, क्योंकि लोकस्ट के ऊपर ये पता नहीं होता ना, जैसे हम स्प्रेज अब कर रहे हैं, आज भी हो रहे हैं मुख्तलिफ अजला में या कुछ। तो अगर आप स्प्रे का उस पर स्प्रे पड़ा और वो लोकस्ट आप खा लें तो एक थोड़ा सा रिस्क तो है, जहाँ नहीं है वहाँ कोई रिस्क नहीं है। तो मकसद है उसकी भी एक मंसूबा बना है जिसके तहत लोकस्ट को इकट्ठा करके और वो ख़रीदारी करके और उसके जो होगा कंपोस्ट उसको वेरी करके और उससे बनाया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, जो कि फिर सॉइल फर्टिलिटी के लिए एक ये मंसूबा बना है। उसी में जो मैंने आपको बताया है, जो कि हम 26 अरब का बना रहे हैं, स्मॉल पोर्शन रखा है कि जहां अगर वो इस्तेमाल हो सके, अगर बुरे का, और उसका टेस्ट जो होगा मेरे ख्याल में डेजर्ट्स में शायद छोटे पैमाने पे हमारे सरकारी तौर पर इसका करने की कोशिश की जाएगी कि अगर वो नेट कर सके वहाँ के जो अवाम है, और उसको इस्तेमाल फिर एक स्पेशलाइज तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। आप फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, हम तो शुरू ही से ये बात कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान में खुराक की किल्लत ना पैदा हो जाए इस वजह से। लेकिन इन जनरल भी देखा जाए ना कि किसान को वो मुआवजा नहीं मिल रहा। मसलन आम है आजकल बहुत महंगा इधर बिक रहा है, किसान से ख़रीदा जाता है सस्ते दामों। टमाटर है बहुत महंगा, कल भी 100 रुपये किलो था बाज़ार में, परसों किसान से कम कीमत पे ख़रीदा जाता है। तो अगर एट सोर्स किसान का ये नुकसान होता है, चाहे वो डीजी खान में हो जाए, डीआई खान में हो जाए, वो दादू में हो जाए, ठट्ठा में हो जाए, वो थरपारकर में हो जाए, वो बावलपुर में, बावल नगर में, रहीम यार खान में हो जाए, तो इस हवाले से भी तो आप सोचते होंगे, ज़रूर प्लान करते होंगे। जी यकीनन, पर नेशनल प्राइस कमेटी बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो इस चीज़ का, जिसको फॉर्मली ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर हम क्योंकि फूड सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है, तो हम सूबों के साथ हर वक्त ये बात करते हैं। वो सोचते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे हम इसको इकट्ठा कर लें, जिसको आप होर्डिंग कहते हैं। हमारा एंटी होर्डिंग एक्ट तो है, कानून तो हर जगह हमारा है, पर चंद अफराद हमेशा इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने मुफाद के लिए, और वो फिर नुकसान समाज का करते हैं, सोसाइटी का करते हैं, आम आदमी का करते हैं, और ख़ास तौर पे वो जो कि फूड इनसिक्योर लोग हैं। पर पाकिस्तान की अभी तक खुशकिस्मती ये है कि शायद हमारे कुछ लोग हों जिनकी मैल न्यूट्रिशन, ये नहीं मैं कहता, और वो बिलो द पॉवर्टी लाइन भी हमारे 20% लोग होंगे, पर उसके बावजूद काफ़ी हद तक शाम के वक्त तक कुछ लोगों को रोटी मिल जाती है। नहीं मैं कहता कि बेहतरीन, बहरहाल उनको बाय एंड लार्ज हमारी सोसाइटी में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सैयद फ़खर इमाम साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी, हमारे साथ बात कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम का फोकस टेडी दल है, तो लिहाजा जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टेडी दल के हवाले से और एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन।
टिड्डी दल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। पाकिस्तान के चारों सूबों में टिड्डी दल मौजूद है, और ना सिर्फ टिड्डी दल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है बल्कि इस पूरा रीजन, जैसे सैयद फ़खर इमाम साहब बता रहे थे कि नेपाल तक, भारत के बहुत सारी रियासतों, ओडिया तक ये पहुँच गया, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ्रीका सब इसकी लपेट में है। एक मैसिव एफर्ट इस वक्त की जा रही है जो कि नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के हवाले से, सूबों के दरमियान, मरकज़ के दरमियान तामुन के हवाले से हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोअज़्ज़म एजाज साहब, इंजीनियर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी और नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर लोकस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये NLCC का कॉन्सेप्ट कैसे बना और अब ये किस तरह काम कर रहा है? थैंक यू राजा साहब। मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर NLCC, इसका वजूद में आने की वजह क्या थी। जिस तरह कि आपको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान लोकस्ट का भी मुकाबला कर रहा है। जी हाँ। और ये जो इस दफ़ा का लोकस्ट है ये पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, और पाकिस्तान आर्मी इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी। फिर इसकी कोऑर्डिनेशन और आर्टिकुलेशन एफर्ट की गई। पाकिस्तान आर्मी ने फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इदारों के साथ और सूबाई गवर्नमेंट के तमाम इदारों के साथ, NDMA के साथ मिलकर इसके ऊपर काम शुरू किया। लेकिन अप्रैल के एंड में इस चीज़ का एहसास किया गया कि कौमी राब्तों को बेहतर बनाने के लिए और लोकस कंट्रोल एफर्ट्स को ज़्यादा मरबूत तौर पे अंजाम देने के लिए एक ऐसे हेडक्वार्टर्स की ज़रूरत है कि जो तमाम कौमी और सूबाई महकमों को प्लानिंग के लिए भी और उसके साथ फील्ड में एग्जीक्यूशन के लिए भी, जो लोकस कंट्रोल ऑपरेशन हो रहे हैं फील्ड में, उसके लिए भी इसके ऊपर काम किया जा सके। तो इसलिए मई 20 में नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टिव दिया कि इसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो उसकी जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने इंजीनियर इन चीफ ब्रांच को दी गई और हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं कि ये काम कैसे करते हैं। इसमें ये होता है कि हमारा, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारा मेन काम ये है कि हमने बैनुल सूबाई और कौमी राब्ते को बेहतर करना है। हम रोजाना तमाम सूबों के साथ बैठते हैं, एक अपडेट होती है, सिचुएशन का रिव्यू किया जाता है। डेली? जी डेली, हर दोपहर को हम बैठते हैं जिसमें तमाम सूबे, उनके स्टेक होल्डर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरीज, एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज, PDMA सारी साथ बैठती हैं, साथ आर्मी के इदारे जो मुतल्लिका कोर हेडक्वार्टर हैं वो भी हमारे साथ बैठते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है और अगले दिन के लिए प्लानिंग की जाती है कि लोकस के खतरा जिस तरह डेवलप हो रहा है उसको कैसे सद्देबाब किया जाए इसका। इसके अलावा हर जुमे को हम वीकली एक मीटिंग करते हैं जो कि थोड़े से बड़े लेवल की होती है। इसमें बैठ के पूरे कौमी लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान का जायजा दिया जाता है कि हमने लोकस के बारे में क्या करना है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं इस थ्रेट का क्वांटम क्या है जनरल साहब? प्रजा साहब, मैं आपको बताता हूं कि जो आखिरी लोकस्ट का हमला पाकिस्तान में बड़े लेवल का आया था वो 1993 में आया था, और ये जो हमला हो रहा है ये 27 साल के बाद हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां पे लोकस के 2 ब्रीडिंग सीजन्स हैं, एक समर और एक विंटर ब्रीडिंग सीजन। और लोकस के 2 ब्रीडिंग एरियाज हैं। जो विंटर ब्रीडिंग होती है वो बलूचिस्तान में होती है और जो समर ब्रीडिंग आजकल है वो चोलिस्तान और थर में हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान को जो लोकल्स की हिजरत या माइग्रेशन है वो 3 डायरेक्शन से होती है। हमें वेस्ट वाली साइड से ईरान की तरफ से लोकस्ट आता है, और आप समझे कि साउथ की साइड से हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्री से समुद्री रास्ते से लोकस्ट आता है, सोमालिया, इथियोपिया वगैरह वहां से आता है। और उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर के महीनों में इंडिया की तरफ से यानी वेस्ट वाली साइड से हमें ईस्ट वाली साइड से वापस आता है, राजस्थान वगैरह से वापस हमारे पास आता है। तो इस दफा जो अभी तक के मुहतात अंदाजे हैं ये तकरीबन जो 1993 का अटैक था उस लेवल के ऊपर है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि कोशिशें बहुत ज्यादा हैं उसके मुकाबले में। ठीक है। और हो सकता है कि इंशाल्लाह तमाम वफाकी इदारे और सूबाई इदारे और अल्लाह ताला की मदद के साथ हम इसका मुनासिब सद्देबाब करने में कामयाब हो जाएंगे। कि जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि नेशनल एफर्ट इस वक्त बहुत भरपूर तरीके से जा रही है। इसके 2 तरीके होते हैं। एक हम कहते हैं सर्वे ऑपरेशन। सर्वे ऑपरेशन ये होता है कि आप लोकस की प्रेजेंस को असर्टेन करते हैं, उसको पहले आप फील्ड टीम्स के आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी फील्ड टीम जाती है सारे इलाकों में और जहां जगह आपको लोकस की प्रेजेंस मिलती है, उसकी एग लेइंग मिलती है, वो इसको रिकॉर्ड करते हैं सारे डाटे को, और उसके बाद फिर लोकस का कंट्रोल ऑपरेशन होता है। अभी जो कंट्रोल ऑपरेशन है उसके 3-4 तरीके हैं।
सबसे पहले इसका मैनुअल ऑपरेशन होता है, आपने देखा होगा तस्वीरों में, वीडियोस वगैरह के ऊपर लोग ऐसे ड्रम लेके स्प्रे कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर गाड़ियों पे स्प्रे लगा दिए जाते हैं, उसके थ्रू भी इसके ऊपर स्प्रे ऑपरेशन होता है। फिर हमारे पास जहाज और हेलीकॉप्टर भी हैं। जब बड़ा एरिया हो और स्पेशली सहराई इलाके या गैर आबाद इलाके हैं, वहां पे आप जहाज से और हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल पाकिस्तान आर्मी जो है इसमें भरपूर हिस्सा ले रही है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो 5 हेलीकॉप्टर हैं वो लोकस कंट्रोल के लिए डेडिकेटेड कर दिए गए हैं और वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसके अलावा आर्मी के 1200 जवान हैं जो सिविल और सूबाई इदारों के साथ बैठ के फील्ड टीम्स में हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी की 150 गाड़ियां हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। ये फरमाइए, जैसे आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का दौर है। फवाद चौधरी जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, चौधरी साहब ने कल एक ट्वीट किया, ड्रोन की भी बात की, कोई बड़ा ड्रोन है और बहुत वो स्प्रे के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको याद होगा चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब हरिपुर गए थे। NRTC जो एक फौजी इदारा है, उन्होंने एक ड्रोन बनाया है। वो ड्रोन हमने मंगवा लिया है ट्रायल के लिए। इंशाल्लाह जल्दी इसका हम ट्रायल करके इसको भी काम पे लगा देंगे। ये फरमाइए कि स्प्रे है, स्प्रे मीन कोई ना कोई पेस्टिसाइड उसमें होगी जिसका हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस के हवाले से वो कैसे उसको ध्यान रखा जाता है, एहतियात की जाती है? जो स्प्रे ऑपरेशंस हैं पराचा साहब, वो 2 तरह के होते हैं। ठीक, एक होते हैं क्रॉप एरियाज के ऊपर, यानी जो फसलों वाले इलाके हैं, और एक वो होते हैं जो कि गैर आबाद या सहराई इलाके, यानी उस ब्रीडिंग को रोकने के लिए जो सहराई। दोनों किस्म के स्प्रे जो है वो डिफरेंट है। जो लैम्डा स्प्रे है वो आप करते हैं फसलों वाले इलाके पे, और जो मैलाथन स्प्रे है वो आप करते हैं गैर आबाद। लैम्डा इज सम केमिकल। जी केमिकल। ठीक। इसके अलावा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी कोशिश हो रही है कि हम बायो फ्रेंडली पेस्टिसाइड बनाएं, जी, ताकि किसी किस्म की एनवायरमेंट पोल्यूशन का या हैजर्ड्स का कोई इसमें शक ना हो इसका। और ये इस चीज़ को आप सहरा में और जो लिक्विड है वो यूज़ हो रहा है, और फसलों में जैसे मसलन एक तो है ना आम क्रॉप, हमारे मैंगोज हैं फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रूट्स हैं, सेब हैं जैसे, तो इसको देखा जा रहा है क्योंकि एक बड़ा ये कंसर्न बन रहा था। बात ये भी ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ती है कि अगर इस पूरे रीजन में है, मसलन ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, इथियोपिया है, तो रीजनल लेवल पे भी हमारा कोई कोऑर्डिनेशन है? माशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं कि मुल्की सतह पर तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इस तरह जी कि हर मंडे को आफ्टरनून को हमारी रीजनल मीटिंग होती है, उसे स्वैक मीटिंग कहते हैं, साउथ वेस्टर्न एशियन कंट्रीज। इसमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया शामिल है। हर पीर की आफ्टरनून को हम बैठते हैं और चारों मुल्क अपनी अपनी सूरत हाल पेश करते हैं, फिर इसका जायजा लिया जाता है और इसकी आगे से मनसूबाबंदी की जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल ये स्काइप पे, जूम पे या सिर्फ टेलीफोन, ये ऑनलाइन वीडियो लिंक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी हाँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका हेडक्वार्टर्स रोम में है, इटली में, उनकी भी मीटिंग्स चलती हैं और जहां से हमें लेटेस्ट फोरकास्ट मिलती है क्योंकि वो पूरे ग्लोबल सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं लोकस्ट के बारे में। और ये जो स्वैक मीटिंग है ये रीजनल सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, और हम यहाँ पे NLCC के अंदर नेशनल लेवल पे डेली बेसिस के ऊपर हमारी जो मुल्क में लोकस्ट की सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है। इस तरह हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी ऑन बोर्ड किया हुआ है, वो भी हमारी मीटिंग अटेंड करते हैं। उन्होंने भी तमाम रीजनल कंट्रीज को भी, और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने आपको बताया कि एथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, उन मुल्कों के साथ भी हम ऑन बोर्ड हैं। हमने उनके कॉन्टैक्ट पर्सन जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। जब हमारी कोई क्वेरी होती है, कोई सवाल होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हम डायरेक्टली उन सारे लोगों से लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी बहुत बेहतर हो गई है। यानी मैसिव एफर्ट है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आ रहे होते हैं। टेक्निकल लोग तो हर मीटिंग में होते होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे ज़ाहिर है पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो उसमें सूबों की तरफ से एग्रीकल्चर के मिनिस्टर या इरिगेशन के मिनिस्टर्स इस लेवल तक भी कंसल्टेशन ऐसे होता है। जो हमारी हर वीकली मीटिंग है उसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत भी शामिल होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहबान भी शामिल होते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो भी शामिल होते हैं, सारे जो PDMS के DG हैं सूबाई वो भी सारे शामिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि बेशुमार वफाकी इदारे हैं, बेशुमार सूबाई इदारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता सकता हूँ कि फील्ड में एक भरपूर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, बेहतरीन तालमेल के साथ काम हो रहा है। तो इस डेली मीटिंग का मकसद भी ये होता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं उनको बैठा जाए और उनको रिजॉल्व कर दिया जाए।
और ये एक इफेक्टिव तरीका है। माई लास्ट क्वेश्चन में भी ब्रीफ आंसर आप दे दें कि हम कब तक तवक्को करें, क्योंकि जैसे आप फरमा रहे हैं कि चोलिस्तान और थरपारकर में फिर इसकी ब्रीडिंग हो रही है, फिर अक्टूबर फिर आ रहा है जो तीसरा सीज़न है इसका, हम कब तक ये तवक्को करें कि इस कम अज़ कम कोरोना तो एक बहुत बड़ी वबा है लेकिन लोकस से तो जान छूट जाएगी? जी, इस तरह है कि लोकस का जो थ्रेट है या इसका खतरा होता है ये माइग्रेटरी होता है इन नेचर या ट्रांजिटरी होता है इन नेचर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आजकल समर ब्रीडिंग सीजन है, आजकल जो पूरा लोकस्ट है उसकी कंसंट्रेशन या उसका फोकस थर और चोलिस्तान के सरा है। तो इसी तरह हमारा भी जो इस वक्त पूरा फोकस है वो थर और चोलिस्तान के सरा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम ऑपरेशंस करके इनको यहाँ ख़त्म कर दें। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने वापस आना है जिस लोकस्ट ने इंडिया से, वो अक्टूबर नवंबर में इसका खतरा रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी हम तैयार अरेंजमेंट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज, इंजीनियर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी और नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑन लोकस्ट, हमारे साथ बात कर रहे थे। एक मैसिव एफर्ट है नाज़रीन, इस मैसिव एफर्ट में पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स कोऑर्डिनेशन में हैं और सबसे अहम बात भी यही होती है कि अगर आप राब्ते में रहें, मिलकर काम करें, मिलकर काम करने से आप चैलेंजेस को उन चैलेंजेस पर काबू पा लेते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।